मेरे पिता जो सैकड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक एक अरबपति हैं, एक नंबर के मूर्ख निकले क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने बिस्तर पर उनसे कह दिया कि मैंने उन्हें चुपके से नहाते हुए देखा है। उन्होंने तुरंत इस बात पर यकीन कर लिया और मुझ पर अदालत में मुकदमा कर दिया। अंततः मुझे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। किसने सोचा था कि मेरी सौतेली माँ अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके मुझे दुनिया की सबसे भयानक जेल में भेज देगी। मुझे लगा कि मैं वहां मर जाऊंगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेरी मुलाकात एक 108 गुरुओं से हुई। वे सभी कुख्यात अपराधी थे जिन्होंने पूरी दुनिया को डरा रखा था। एक गिरा हुआ युद्ध का देवता, एक खूंखार दिव्य डॉक्टर, एक शीर्ष स्तर का हैकर, एक राष्ट्र के बराबर अमीर अरबपति, एक पश्चिमी ताओवादी और यहां तक कि एक साधना करने वाला जो अपनी स्वर्गीय परीक्षा में विफल रहा था। पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्होंने अपना सारा ज्ञान मुझे प्रदान किया और आज मेरी रिहाई का दिन है। जेल के चौक में मेरे एक गुरु चिल्लाए, छोटे ईथन, जो खंजर मैंने तुम्हें दिया है उसे हर दिन खून का स्वाद मिलना चाहिए। तुम्हें इसे अच्छे से रखना होगा। एक अन्य गुरु ने कहा, छोटे ईथन, जो चिकित्सा कौशल मैंने तुम्हें सिखाया है उसका उपयोग केवल मारने के लिए किया जाना चाहिए, लोगों को बचाने के लिए नहीं। याद रहेगा ना? खैर, बाकी गुरुओं ने बारी बारी से अपने विदाई शब्द कहे और मांग की कि बाहर निकलते ही मैं दुनिया को तहस नहस कर दूं। बस बहुत हुआ। इस छोकरे को यहां से दफा करो। इसे देखना ही झुंझलाहट पैदा करता है। चौक के कोने में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने शराब का एक घूंट लिया और ठंडे स्वर में कहा, रात की हवा जमने वाली है। अगर तुम फिर से पकड़े गए और यहां वापस लाए गए तो हम तुम्हारे शरीर के 8 टुकड़े कर देंगे और कुत्तों को खिला देंगे। जब उस बूढ़े आदमी ने बात की तो आसपास के सभी कैदी तुरंत चुप हो गए। मैं बस मुस्कुराया और उनसे कहा, चिंता न करें, मेरे अलावा यहां कोई और वापस नहीं आ रहा है। इतना कहकर मैंने अपना सामान उठाया और पीछे मुड़कर देखे बिना जेल से बाहर निकल गया। जेल के बाहर एक काली कमर्शियल वैन पहले से खड़ी थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, कार का दरवाजा खुला और सूट पहने 6-7 आदमी नीचे उतरे। क्या तुम ईथन वेंस हो? हमें मैडम ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है, एक आदमी ने कहा। ईथन वेंस, मैंने इस नाम को दोहराया। बहुत लंबा समय हो गया था जब किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते के बाद वैन एक सुनसान निर्जन पहाड़ी इलाके में रुकी। आदमियों का समूह पहले कार से बाहर निकला और बोला, मिस्टर ईथन, कृपया बाहर आएं। इतनी जल्दी घर पहुंच गए? मैंने अपनी आंखें धीरे से खोलीं। हाँ हाँ, तुम अभी भी घर जाना चाहते हो? एक गुंडे ने उपहास किया। क्या जेल में 5 साल काटने वाले आदमी में अभी भी घर लौटने की हिम्मत है? उसने कार के अंदर एक पासपोर्ट और एक बैंक कार्ड फेंका। मैडम का आदेश है, ये पैसा लो और देश से दफा हो जाओ, कभी वापस मत आना। मैंने उसे नहीं लिया, बस बदले में पूछा, और अगर मैं ना जाऊं तो? ये सुनकर बाहर खड़े आदमियों का झुंड ठहाके मारकर हंसने लगा। तो फिर हम तुम्हें यहीं पर परलोक भेज देंगे। इतने साल बीत गए थे और वह औरत अभी भी मुझे मार करना चाहती थी। मैं झुका और कार से बाहर निकला। ये देखकर गुंडों ने तुरंत अपनी लाठियां निकाल लीं। तुम खुद खाई से कूदोगे या हम तुम्हारे लिए यह काम करें? मैं ठंडा होकर मुस्कुराया और धीरे से एक प्राचीन खंजर निकाला। मेरे गुरु ने कहा था, इस खंजर को रोज खून का स्वाद मिलना चाहिए, वरना इसमें जंग लग जाएगा। तो आज मैं तुम लोगों से ही शुरुआत करूंगा। एक पल के भीतर मेरे हाथ का खंजर घूमा। बस एक सेकंड बाद गुंडे अपने गले पकड़े हुए थे। उनके चेहरे आतंक से भरे थे और वे एक एक करके नीचे गिर रहे थे। उनके पास यह समझने का भी समय नहीं था कि अभी क्या हुआ था। गुंडों से निपटने के बाद मैंने उनकी लाशों को वैन में भर दिया और कार और लाशों दोनों को खाई के नीचे लात मार दी। काम पूरा होने के बाद मैं चुपचाप मुड़ा और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। हालांकि जैसे ही मैंने शहर में प्रवेश किया, एक सफेद औंडी अचानक सीधे मेरी ओर आई। फिर से आ गए। मुझे लगा कि यह मेरी सौतेली मां द्वारा भेजा गया एक और समूह है। लेकिन अगले ही पल कार के अंदर से एक युवक की घबराई हुई चीख सुनाई दी। कार अनियंत्रित हो गई थी। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कार का रास्ता रोक दिया। धिक्कार है! अंदर ड्राइवर चिल्लाया। बच्चे, क्या तुम मरना चाहते हो? सब खत्म हो गया। इस बार वाकई कोई मरने वाला है। लेकिन जैसे ही कार मुझसे टकराने वाली थी, मैंने कार के अगले हिस्से को रोकने के लिए बस अपना हाथ हल्का सा उठाया। एक सेकंड बाद कार जादू की तरह रुक गई। बाल बाल बच गए। ड्राइवर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और राहत की सांस ली। उसे लगा कि अनियंत्रित कार अचानक फिर से सामान्य रूप से काम करने लगी है। लेकिन वास्तव में मैंने कार को रुकने के लिए मजबूर करने के लिए एक छोटे कंकड़ का इस्तेमाल किया था। मेरी वर्तमान ताकत के साथ कार तो क्या, एक टैंक को भी मैं पूरी तरह रोक सकता था। मैंने कार का बोनट खोला और एक त्वरित नजर डाली। जैसा कि अपेक्षित था, किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की थी। मैंने एक साधारण मरम्मत की और कार के अंदर का चेतावनी अलार्म बंद हो गया।
सब कुछ सामान्य हो गया। धन्यवाद भाई, ड्राइवर ने कहा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कार ठीक करने वाला कोई मिल गया। उसे लगा कि मैं एक पेशेवर मैकेनिक हूं, और वह पूरी तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि मेरा 8वां गुरु एक विश्व स्तरीय मैकेनिकल जीनियस था। उसने एक बार इतनी भयानक शक्ति वाला हथियार बनाया था कि पूरी दुनिया ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और उससे जुड़ी सभी तकनीक नष्ट कर दी गई थी। बाद में उसने एक पूरे विमान वाहक पोत की तस्करी की। वह विश्व स्तर पर वांछित था और अंत में पकड़ा गया और जेल नंबर 0 में बंद कर दिया गया। मुझे उनकी सच्ची शिक्षाएं विरासत में मिली थीं। कार ठीक करना बच्चों का खेल था। यहां तक कि नंगे हाथों से टैंक या हवाई जहाज को तोड़ना भी कोई समस्या नहीं होती। उसके बाद मैंने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठ गया और कहा, चलो मुझे ड्रैगन विला ले चलो। ड्राइवर दंग रह गया। तुम सच में पीछे नहीं हटते, है ना? मैंने कब कहा कि तुम अंदर आ सकते हो? जाने दो यंग मास्टर हेनरी, बस गाड़ी चलाओ। पीछे की सीट पर बैठी एक युवती बोल पड़ी। उसने कार ठीक करने में हमारी मदद की। बस चलते हैं। उसे लिफ्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है फिर? ड्राइवर ने और कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने के लिए रेस दी। लेकिन कुछ ही दूरी के बाद अचानक पीछे से कई काली एसयूवी आईं, जिन्होंने हमें दोनों तरफ से घेर लिया और हमारी कार को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। ये ब्लैक ड्रैगन के आदमी हैं। महिला का चेहरा पीला पड़ गया। क्या उन्होंने अपना इरादा बदल दिया? ब्लैक ड्रैगन? मैंने भौहें सिकोड़ लीं। क्या यह मेरे 7वें गुरु का पूर्व अधीनस्थ हो सकता है? वे दोनों कार से बाहर निकले और तुरंत काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। मिस कार्टर, आप लोग काफी भाग्यशाली हैं कि कार इतनी जल्दी ठीक हो गई। समूह का नेतृत्व कर रहे एक गंजे गुंडे ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, तो वास्तव में आप ही लोग थे जिन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ की थी। क्लो कार्टर गुस्से में थी। उसे शक तब हुआ था जब बिल्कुल ठीक चल रही कार अचानक बेकाबू हो गई थी। ये तोड़फोड़ निकली। इसका क्या मतलब है? ड्राइवर चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार के साथ छेड़छाड़ करने की? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? गंजे गुंडे ने उपहास किया। हैस परिवार के यंग मास्टर हेनरी हैस और कार्टर, परिवार की मिस क्लो कार्टर। आप दोनों का ओहदा बहुत ऊंचा है। जाहिर है हम जानते हैं कि आप कौन हैं। फिर तुम्हारी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत कैसे हुई? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? हेनरी हैस और भी गुस्से में आ गया। हमने ब्लैक ड्रैगन के साथ लेन देन पहले ही पूरा कर लिया है। मुझे मत बताना कि तुम लोग अपनी बात से पीछे हटने की हिम्मत कर रहे हो। सही कहा, हम अपनी बात से मुकर गए। गंजे गुंडे ने कहा, वह चीज हमें सौंप दो। ये सुनकर हेनरी हैस और क्लो कार्टर दोनों हैरान और गुस्से में थे, और अगर हम इसे नहीं सौंपते तो हम इसे खुद ले लेंगे। गंजे गुंडे ने धमकी दी। मैं बाहर के संघर्ष को देख रहा था। मूल रूप से मेरा हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन तभी काले कपड़े पहने एक आदमी ने कार की खिड़की खटखटाई और आदेश दिया, बच्चे बाहर निकलो। उसने मेरी ओर इशारा किया। तुम्ही ने उनके लिए कार ठीक की थी, है ना? अगर तुमने दखल नहीं दिया होता तो हम अब तक सफल हो गए होते और रिपोर्ट दे चुके होते। मैं कार से बाहर निकला और पूछा, क्या तुम लोग अंडरग्राउंड ड्रैगन गेट से ब्लैक ड्रैगन के आदमी हो? छोकरे, तुम अंडरग्राउंड ड्रैगन गेट के बारे में भी जानते हो? गंजा गुंडा अहंकार से बोला। सही कहा, हमारा बॉस कुख्यात ब्लैक ड्रैगन है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। यकीनन वे मेरे 7वें गुरु के पुराने अधीनस्थ थे। गंजा गुंडा धमकी देता रहा, तुमने हमारे काम में दखल देने की हिम्मत की तो हम तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ देंगे। देखते हैं कि अगली बार तुम बेतरतीब ढंग से कार ठीक करने की हिम्मत करते हो या नहीं। गुंडा आगे बढ़ा और वार करने के लिए चाकू उठाया, लेकिन अगले ही पल मैंने बिजली की गति से एक मुक्का मारा। चाकू पकड़े हुए गुंडा तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। ये तो एक उस्ताद है, हेनरी हैज विस्मय से देखते रह गए। ये झात होना चाहिए कि अपने हलकों में उन्होंने मार्शल आर्ट के कई उस्तादों को देखा था, लेकिन उनके पिता के पास मौजूद 4 सबसे मजबूत अंगरक्षकों में भी कोई एक मुक्के से किसी व्यक्ति को इस तरह नहीं उड़ा सकता था। सभी की डरी हुई नजरों के बीच मैं धीरे धीरे गंजे गुंडे की ओर बढ़ा और हथेली के आकार का एक टोकन निकाला। क्या तुम इसे पहचानते हो? टोकन देखकर गंजा गुंडा पीला पड़ गया और घबराते हुए बोल पड़ा, ड्रैगन किंग टोकन। तुम्हारे पास ड्रैगन किंग टोकन कैसे है? वह ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं जानता था कि 7 साल पहले जब पुराना ड्रैगन किंग गायब हुआ था तो ड्रैगन किंग टोकन भी गायब हो गया था। तब से अंडरग्राउंड ड्रैगन गेट बिखर गया था। विभिन्न गुटों ने सत्ता के लिए लड़ते हुए सिंहासन का दावा किया। उन्होंने एक समझौता किया कि जिसे भी ड्रैगन किंग टोकन मिलेगा वह ड्रैगन गेट का नया ड्रैगन किंग बनेगा। और अब वह महान टोकन मेरे हाथों में दिखाई दिया था, एक युवक के हाथों में। मैंने ड्रैगन किंग टोकन वापस रख लिया और ठंडे स्वर में कहा, वापस जाओ
और ब्लैक ड्रैगन और उसके आदमियों से कहो कि तुम्हारा ड्रैगन किंग लौट आया है। उससे कहो कि तुरंत सभी बचे हुए ड्रैगन पुत्रों को बुलाए और कल रात मुझसे ग्रेट ड्रैगन गेट पर मिले। इतना कहकर मैं कार में बैठ गया और आराम से निकल गया। इस समय गंजे गुंडे के आदमी आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए। बॉस, क्या हम सच में उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हैं? गुंडों में से एक ने पूछा। जाने दे रहे हैं? मेरी ऐसी तैसी। गंजे गुंडे ने अपने सूजे हुए गाल को पकड़ लिया। उसका दिल डर से भरा था। अगर हम उन्हें नहीं जाने देते तो क्या तुम उस आदमी को हरा सकते हो? जल्दी वापस चलो और बॉस को रिपोर्ट करो। ब्लैक ड्रैगन को ड्रैगन किंग टोकन के बारे में जानना होगा। इस बीच कार के अंदर हेनरी हेस ने मुझे थम्स अप दिया। भाई, तुम अद्भुत हो। अगर यह सच नहीं होता कि वे अभी अभी मिले थे तो वह लगभग घुटनों के बल बैठ जाता और मुझसे अपना गुरु बनने की भीख मांगता। क्लो कार्टर ने भी अपना आभार व्यक्त किया। मुझे उनके धन्यवाद की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में मैं उत्सुक था। वह कौन सी चीज थी जिसे वे गुंडे लेना चाहते थे? क्लो कार्टर ने अपने बैकपैक से एक जेड बुद्ध की मूर्ति निकाली। ये वही है। एक हफ्ते पहले मैंने एक नीलामी में ये जेड बुद्ध प्रतिमा देखी थी। मैं इसे अपने दादाजी के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में खरीदना चाहती थी, लेकिन मैं अंडरवर्ल्ड के ब्लैक ड्रैगन से नीलामी हार गई। कुछ दिनों पहले ब्लैक ड्रैगन ने अचानक मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह इसे मुझे मूल कीमत पर वापस बेचने के लिए तैयार है, लेकिन हमें विनिमय करने के लिए उसके इलाके में जाना होगा। मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैंने यंग मास्टर हेनरी को अपने साथ आने के लिए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक ड्रैगन अभी भी हमारे खिलाफ साजिश रचेगा। मैंने जेड बुद्ध की मूर्ति को देखा। जेड वास्तव में प्रीमियम गुणवत्ता का था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने मूर्ति को शाप दिया है। मैंने उसे दयालुता से चेतावनी दी। इस जेड बुद्ध मूर्ति में नकारात्मक ऊर्जा है। इसे नष्ट कर देना ही बेहतर है, अन्यथा यह दूसरों और आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। नकारात्मक ऊर्जा? तुम्हारा क्या मतलब है? उन दोनों के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को एक उच्च भिक्षु ने आशीर्वाद दिया है। यह देखकर कि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैंने और कुछ नहीं कहा। क्लो कार्टर फिर से मुस्कुराई, मुझे धन्यवाद दिया और इनाम देना चाहा। मैंने एक पल के लिए सोचा और लापरवाही से कहा, तो इसे 20 लाख कर दो। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लो कार्टर ने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला। इस कार्ड पर 10 लाख हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें बाकी के 10 लाख दे दूंगी। कुछ ही समय में कार राजधानी के जेड ड्रैगन विला क्षेत्र में रुक गई। मेरी पीछे हटती पीठ को देखते हुए क्लो कार्टर को अचानक समाचार का एक हिस्सा याद आया। वेंस परिवार के सबसे बड़े बेटे ईथन वेंस को आज जेल से रिहा किया गया था और परिवार ने घोषणा की है कि वे उससे सभी रिश्ते तोड़ रहे हैं और उसे स्थायी रूप से निर्वासित कर रहे हैं। उसे अचानक एहसास हुआ कि तो वह वेंस परिवार का सबसे बड़ा बेटा था जो अभी अभी जेल से बाहर आया था। उसी समय जेड ड्रैगन के एक शानदार विला में एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला विवियन हेस खुशी से एक समाचार रिपोर्ट देख रही थी। राजधानी के हैंगनाई पर्वत के पास एक कार खाई में गिरी हुई पाई गई। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। आह, बॉब ने अच्छा काम किया। लौटने पर उसे भारी इनाम दिया जाएगा। ये महिला मेरे पिता की रखैल थी। वह दुष्टता से मुस्कुराई। बड़े बेटे का जीवन वाकई कठिन है। उस जगह पर 5 साल और वह फिर भी नहीं मरा, लेकिन इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। उसके बगल में एक किशोर लड़का नीचे देखते हुए मोबाइल गेम खेल रहा था और संतोष में मुस्कुरा रहा था। अब उसके साथ वेंस परिवार के पद और धन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई नहीं बचा था। यह व्यक्ति जैक वेंस था, मेरा सौतेला भाई। लेकिन ठीक इसी क्षण टीवी स्क्रीन बदल गई, जिसमें कार के अंदर की भयानक स्थिति दिखाई गई। 7 हताहत हुए थे, कोई भी जीवित नहीं बचा। क्या? विवियन हेस टीवी की ओर दौड़ी, शवों की छवियों को ध्यान से देखने लगी। यह कैसे हो सकता है? परिचित चेहरे और उनकी रहस्यमयी मौत ने उसे घबराहट में डाल दिया। जैक वेंस भी चौंक गया और अपना फोन नीचे फेंक दिया। वे सब मर चुके हैं? तो मेरा बड़ा भाई कहां है? ठीक उसी समय एक जोरदार धमाके के साथ मुख्य दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। दरवाजे पर एक दानव देवता जैसी आकृति दिखाई दी। विवियन हेस ने आतंक में घूर कर देखा। ये तुम हो? तुम अभी भी जीवित हो। न केवल मैं जीवित हूं, बल्कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। मैं कदम दर कदम भव्य हॉल में दाखिल हुआ। जैक वेंस दहाड़ा, तुमने ही अबोब और बाकियों को मारा है ना? तुम्हारा मतलब उन लोगों से है जो मुझे जेल से लेने आए थे? मैंने शांति से उत्तर दिया। चिंता मत करो। वे बहुत शांति से चले गए। गले पर एक कट। उनके पास दर्द महसूस करने का समय भी नहीं था। जैक वेंस गुस्से में अपने दांत पीसने लगा।
हालांकि बॉब और गुंडे सिर्फ प्यादे थे, लेकिन उन्होंने स्कूल में अपना दबदबा बनाने में उसकी मदद की थी, इसलिए वह उन पर बहुत भरोसा करता था। विवियन हेस ने जल्दी से अपना आपा वापस पा लिया, मेरी ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, तुम परिवार के लिए कलंक हो, तुम यहां वापस क्या करने आए हो? उसने एक अखबार नीचे फेंका। आज सुबह वेंस परिवार ने तुम्हारे स्थायी निर्वासन की घोषणा की। अब तुम वेंस परिवार के सदस्य नहीं हो और न ही हमारे बेटे हो। यहां से दफा हो जाओ। विवियन हेस ने अपना सिर ऊंचा किया, मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई आवारा कुत्ता हूं। बाहर निकलो, मुझे तुम्हारे जैसा अपराधी भाई नहीं चाहिए। जैक वेंस ने भी तिरस्कार के साथ मुझे भगा दिया। मां और बेटे के मजाक का सामना करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मैं यहां आया हूं, जाहिर है, क्योंकि मेरा मिशन अधूरा है। तुम क्या करना चाहते हो? विवियन हेस मुझे करीब आते देख कांप गई। बड़े साहब, कृपया चले जाइए। अब और मुसीबत खड़ी न करें। सही कहा, आप पहले ही एक बार जेल जा चुके हैं। क्या आप वापस अंदर जाना चाहते हैं? घर के नौकर अपने मालिकों को खुश करने के लिए मुझे रोकने की कोशिश में आगे बढ़े। हटो! मैं जोर से चिल्लाया, जिससे वे सब पीछे हट गए। तुम क्या चाहते हो? जैक वेंस अपनी मां के सामने खड़ा हो गया, मेरी ओर इशारा करते हुए डांटने लगा। तुम अब वेंस परिवार का हिस्सा नहीं हो। यह तुम्हारे बेतहाशा व्यवहार करने की जगह नहीं है। मैं यमराज की तरह आगे बढ़ा और जैक वेंस का गला कसकर पकड़ लिया। मेरे सामने एक बड़ा भाई पिता के समान होता है। क्या तुम्हारे बोलने की बारी है? मैंने उसे कचरे के टुकड़े की तरह लापरवाही से फेंक दिया, जिससे वह फर्श पर जोर से गिर पड़ा। विवियन हेस हैरान और गुस्से में थी। तुम्हारी मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? न केवल मैं उसे मारने की हिम्मत करता हूं, बल्कि मैं तुम्हें भी मारने की हिम्मत करता हूं। मैंने एक थप्पड़ मारा, जिससे विवियन हेस लुढ़क गई। यह थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तुम अपने बेटे को सिखाने में विफल रही और उसे अपने बड़े भाई का अनादर करने दिया। थप्पड़ की करारी आवाज ने सबको स्तब्ध कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं, जो अभी अभी जेल से बाहर आया हूं, अपनी सौतेली मां को थप्पड़ मारने की हिम्मत करूंगा। चटख! विवियन हेस ने अपने गाल को पकड़ लिया, विश्वास नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत हुई? जवाब एक दूसरा थप्पड़ था, शक्तिशाली और निर्णायक। यह थप्पड़ इस परिवार को तोड़ने और वेंस परिवार में अराजकता पैदा करने के लिए है। विवियन हेस का सिर चकरा रहा था। छठ! एक और थप्पड़। यह थप्पड़ तुम्हारे उस जहरीले दिल के लिए है जिसने मुझे फंसाया ताकि मैं 5 साल जेल में रहूं। छठ! यह थप्पड़ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि मैं, ईथन वेंस, वापस आ गया हूं। विवियन हेस के गाल सूज गए थे। इतने सारे लोगों के सामने अपने सौतेले बेटे से पीटा जाना, उसके जैसी अमीर और कुलीन महिला के लिए यह एक अभूतपूर्व अपमान था। वह इतनी गुस्से में थी कि बोल नहीं पा रही थी। तुमने मुझे 5 साल जेल में बिठाया। मैं पहले तुम्हें 5 थप्पड़ लौटा रहा हूं, लेकिन यह मत सोचना कि यही अंत है। यह तो बस शुरुआत है। विवियन हेस ने घूरते हुए चीख कर कहा, तुम्हारी और क्या करने की हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम्हें मार डालूं? मैं तिरस्कार के साथ मुस्कुराया। मेरे लिए अभी तुम्हें मारना उतना ही आसान है जितना किसी कुत्ते को मारना, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत सस्ता होगा। जो कुछ भी मेरा है और जो दुख मैंने झेला है, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से वापस लूंगा। मैं तुम्हें वह सब 10 गुना और 100 गुना करके लौटाऊंगा। बस तुम इंतजार करो। इतना कहकर मैं मुड़ा और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। नौकरों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सब वहां से भाग गए। विवियन हेस चिल्लाई, अगर किसी ने आज जो हुआ उसके बारे में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो मैं उसकी जीभ काट दूंगी। उसने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और रोते हुए कहा, भाई, वह कमीना ईथन वापस आ गया है। उसने मुझे मारा भी। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। लाइन के दूसरे छोर पर एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक आलीशान बिस्तर पर लेटा था और उसके दोनों तरफ 2 युवतियां थीं। वह हॉवर्ड हेस था, विवियन हेस का बड़ा भाई। अपनी बहन को रोते हुए सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। वह कमीना मरा नहीं, उसकी जान बहुत सख्त है। रो मत, मैं उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजूंगा और फिर मैं धीरे धीरे उसकी खाल उधेड़ दूंगा। जहां तक मेरी बात है, वेंस परिवार छोड़ने के बाद मैं अपने तीसरे गुरु के लोगों से मिलने की योजना बना रहा हूं। वह कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। हालांकि उनका परिवार पतन की ओर चला गया था, फिर भी वह एक अदृश्य संपत्ति थी। ठीक उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। क्लो कार्टर का फोन था। मिस्टर ईथन, क्या आप आज रात खाली हैं? मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहती हूं और सुविधा के अनुसार आपको बाकी के 10 लाख का इनाम भी देना चाहती हूं। ठीक है, मैं तुरंत सहमत हो गया। मैं वादे के मुताबिक एक 7 स्टार होटल में पहुंचा, लेकिन जब मैं पहली मंजिल की लॉबी में दाखिल हुआ तो मुझे क्लो कार्टर नहीं दिखी। इसके बजाय मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। सुसान! मैं पास गया और मुस्कुराते हुए सुसान का अभिवादन किया।
सुसान ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। ईथन, तुम जेल से बाहर आ गए। मैंने सिर हिलाया। बस, आज ही बाहर आया हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुसान बहुत खुश थी। हम हाई स्कूल के सहपाठी थे और एक सेमेस्टर के लिए एक दूसरे के बगल में बैठे भी थे। मेरे जेल जाने के बाद सुसान इकलौती ऐसी व्यक्ति थी जो मुझसे मिलने आती थी। उस समय मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं कभी जेल से जिंदा बाहर निकला तो मैं इस दयालुता का बदला जरूर चुकाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर आने के पहले ही दिन मैं उससे मिलूंगा। अकेले खा रही हो? तुमने अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं दिया? मैंने ध्यान दिया कि मेज खाली थी। जैसे ही मैं वेटर को बुलाने वाला था, एक तोंद वाला आदमी चलकर आया और मुझे घूरने लगा। मिस सुसान, क्या तुम यहां मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं आई थी? यहां दूसरा आदमी क्यों है? मैंने उसे ध्यान से देखा। वह करीब 30 साल का था, पूरी तरह से डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने था, लेकिन उसके बाल झड़ रहे थे और उसके कदम कमजोर थे। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह शराब और अय्याशी से थक चुका था। सुसान इस आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे माफ कर दीजिए, यंग मास्टर टाइलर। सुसान जल्दी से समझाने के लिए खड़ी हो गई। ये मेरा पूर्व सहपाठी है। मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है। यंग मास्टर टाइलर ने मेरी ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। सुसान मेरी औरत है, यहां से दफा हो जाओ। मैंने थोड़ी भौहें सिकोड़ लीं। अगर सुसान का सम्मान नहीं होता तो मैं उसे थप्पड़ मारकर भगा देता। मैंने सुसान की ओर देखा। बहुत समय हो गया। आज मैं तुम्हें दावत देता हूं, ब्लाइंड डेट पर जाना बंद करो। वैसे भी यह आदमी तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर यंग मास्टर टाइलर पागल हो गया। मैं उसके लायक नहीं हूं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जैसा कंगाल उसके लायक है? सस्ते कपड़े पहनकर और अभी भी लोगों को खाना खिलाने के लिए अमीर होने का नाटक कर रहे हो? यंग मास्टर टाइलर ने उपहास किया। क्या तुमने मेनू भी देखा है? क्या तुम यहां के खाने का खर्च उठा सकते हो? सुसान जानती थी कि यह होटल हाई एंड है। न्यूनतम खर्च कई हजार होगा। उसे चिंता थी कि चूंकि मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूं, इसलिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। उसने जल्दी से कहा, इस खाने का भुगतान मैं कर दूंगी। यह सुनकर यंग मास्टर टाइलर और भी नाराज हो गया। उसने तुरंत वेटर को बुलाया और चिल्लाया, तुम लोग व्यापार कैसे करते हो? तुम किसी भी तरह के कचरे को अंदर आने देते हो? क्या ये बदबूदार भिखारी मेरे जैसी ही जगह पर बैठने और खाने के लायक है? क्या मैंने अपनी सदस्यता फीस बिना किसी मतलब के दी है? वेटर को कड़ी फटकार लगाई गई और वह केवल बार बार माफी ही मांग सका, क्योंकि यंग मास्टर टाइलर होटल का वीआईपी सदस्य था। साल में सैकड़ों हजारों खर्च करने वाले वे उसे नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। इसलिए वेटर मेरी ओर मुड़ा। सर, आपके ऑर्डर देने से पहले एक मेहमान की शिकायत के कारण हमें आप दोनों की वित्तीय स्थिति की पुष्टि करनी होगी कि क्या आपके पास यहां भुगतान करने की क्षमता है। वित्तीय पुष्टि की बात सुनकर सुसान को गुस्सा आ गया। क्या क्या तुम्हें डर है कि हम खाने का भुगतान नहीं कर सकते? कितने नखरेबाज लोग हैं। वह मेरी ओर मुड़ी। ईथन, चलो, हम कहीं और खा लेंगे। लेकिन मैंने सिर हिला दिया। यह सिर्फ एक पुष्टि है, उन्हें जांच करने दो। मैंने क्लो कार्टर द्वारा दिया गया बैंक कार्ड निकाला और वेटर से कहा कि वह इसे स्वतंत्र रूप से जांच ले। यंग मास्टर टाइलर को उम्मीद नहीं थी कि मैं पुष्टि करने की हिम्मत करूंगा और मजाक में हंसा, नाटक करते हुए, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे कार्ड में कितने पैसे हैं। हंगमे ने हमारे आसपास के भोजन करने वालों का ध्यान खींचा। यंग मास्टर टाइलर के कुछ परिचित भी मजाक में शामिल होने लगे। यंग मास्टर टाइलर ने कसम खाई कि वह मुझे तुरंत बाहर निकाल देगा। लेकिन जब हर कोई मुझे मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहा था, वेटर दौड़कर वापस आया। कैसा रहा? उसका कार्ड खाली है ना? वह सदस्य बनने के योग्य नहीं है। जल्दी करो और इस आदमी को बाहर निकालो। यंग मास्टर टाइलर ने अहंकार से व्यवहार किया, लेकिन वेटर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सम्मानपूर्वक दोनों हाथों से कार्ड मुझे वापस कर दिया। मिस्टर ईथन, ये रहा आपका कार्ड, ये रहा मेनू। अभी थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, कृपया हमें माफ कर दें। कृपया ऑर्डर करें और अपने भोजन का आनंद लें। हर कोई सदमे में घूरने लगा। यह स्थिति उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। क्या हो रहा है? यंग मास्टर टाइलर वेटर पर चिल्लाया। जांच करने के बाद तुम्हें उसे बाहर निकालना चाहिए था। तुम उसकी सेवा क्यों कर रहे हो? वेटर ने जवाब दिया। यंग मास्टर टाइलर, आपको गलतफहमी हुई है। इस सज्जन के कार्ड में शेष राशि यहां भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। उसके पास कितना पैसा है? यंग मास्टर टाइलर ने पूछताछ की। 10 लाख, वेटर ने जवाब दिया। यह संख्या सुनकर हर कोई दंग रह गया। हालांकि उनमें करोड़पति, यहां तक कि अरबपति भी थे, लेकिन उनकी अधिकांश संपत्ति रियल एस्टेट या स्टॉक में थी। बैंक कार्ड में 10 लाख नकद कौन रखता है? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? यंग मास्टर टाइलर ने अविश्वास में मुझे घूरा। उसने मुझे और करीब से देखा, फिर अचानक चिल्लाया, सही कहा,
मुझे लगा कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो। तुम ईथन वेंस हो, वेंस परिवार के सबसे बड़े बेटे। आज ही जेल से रिहा हुए और आज सुबह तुम्हारे परिवार द्वारा निर्वासित कर दिए गए, है ना? वह दुष्टता से हंसा। तुम्हारे कार्ड में 10 लाख शायद तुम्हारी विदाई का पैसा है। फिर तुम्हें घर से निकाल दिया गया, है ना? तुम्हें हटाने के लिए बस 10 लाख। कितना सस्ता है। उसे लगा कि अगर मैं अभी भी वेंस परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता तो वो मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब जब मुझे निर्वासित कर दिया गया था तो कोई भी मुझे कुचल सकता था। सुसान बर्दाश्त नहीं कर सकी और चिल्लाई, यंग मास्टर टाइलर, क्या तुमने पर्याप्त शोर मचा लिया है? मैं अपने सहपाठी के साथ भोजन करना चाहती हूं। कृपया चले जाइए। सुसान को मेरा बचाव करते देख यंग मास्टर टाइलर और भी गुस्से में आ गया। सुसान, बेहतर होगा कि तुम स्पष्ट रूप से याद रखो कि तुम्हारे सामने बैठा व्यक्ति अब वेंस परिवार का सबसे बड़ा बेटा नहीं है, बल्कि एक अपराधी है जिसने 5 साल की सजा काटी है और जिसे उसके परिवार ने त्याग दिया है। भले ही तुम्हारा लक्ष्य उसके मामूली 10 लाख हो, लेकिन यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसके जैसा दिवालिया अय्याश कुछ ही समय में कंगाल हो जाएगा। सुसान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं किसके साथ घूमती हूं यह तुम्हारा काम नहीं है। कृपया चले जाइए। यंग मास्टर टाइलर फुसकारा, पीछे हटने को तैयार नहीं था। सुसान, मत भूलो कि तुम्हारे माता पिता ने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं तुम्हें कार्टर ग्रुप मुख्यालय में नौकरी दिलाऊं। मैं एचआर मैनेजर हूं। मुझे नाराज करो और अपनी बाकी की जिंदगी के लिए किसी बड़ी कंपनी में शामिल होने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें उद्योग में ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। सुसान थोड़ी पीली पड़ गई, लेकिन दृढ़ रही। अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो ठीक है। राजधानी में कंपनियों की कोई कमी नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। कार्टर ग्रुप का जिक्र सुनकर मुझे क्लो कार्टर का ख्याल आया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका इस कंपनी से कोई लेना देना है। मैंने सुसान को दिलासा दिया, अपनी नौकरी के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यंग मास्टर टाइलर ने उपहास किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी वेंस परिवार के सबसे बड़े बेटे हो? तुम्हारा सौतेला भाई भी इतनी अहंकार से बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। कार्टर परिवार तुम्हारे परिवार से कई गुना ज्यादा मजबूत है। सुसान के सम्मान के कारण मैंने खुद को रोक कर रखा, लेकिन वह अतीत को लाता रहा। क्या तुमने पर्याप्त कह दिया है? मैंने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। अगर तुमने पर्याप्त कह दिया है तो यहां से दफा हो जाओ। मैं आज किसी को मारना नहीं चाहता। लेकिन यंग मास्टर टाइलर ने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया और आक्रामक रूप से उकसाता रहा, मुझे मारो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? उसने अपना चेहरा भी आगे कर दिया। मैंने कभी किसी को इस तरह थप्पड़ मारने के लिए सक्रिय रूप से मांग करते नहीं देखा था। मैंने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। छटक! एक थप्पड़ ने यंग मास्टर टाइलर को पीछे की डाइनिंग टेबल से टकराते हुए उड़ा दिया। बचा हुआ खाना उस पर गिर गया। पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं हमला करने की हिम्मत करूंगा। सुसान भी घबरा गई थी। ओह नहीं, इस बार बड़ी मुसीबत हो गई। वह जानती थी कि यंग मास्टर टाइलर सिर्फ एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, लेकिन उसके पिता सरकार में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे, हेनरी हेस के पिता के वरिष्ठ। यंग मास्टर टाइलर को मारने से निश्चित रूप से मुकदमा चलेगा। ईथन, भागो, सुसान ने आग्रह किया। मैं क्यों भागूं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसने मुझे मारने के लिए अपना चेहरा आगे किया था। क्या समय हुआ है और तुम अभी भी सख्त व्यवहार कर रहे हो? सुसान चिंता से रोने की कगार पर थी। चिंता मत करो, सब ठीक है। मैंने उसे आश्वस्त किया और वेटर से भी आग्रह किया, जल्दी करो और खाना परोसो। इस क्षण बर्तन टूटने की आवाज के साथ यंग मास्टर टाइलर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, चिल्लाते हुए, कमीने वेंस, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत हुई? उसने मुझे घूरा, उसकी आंखें आग उगल रही थीं। वेटर कहाँ है? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? जल्दी करो और इस आदमी को पकड़ो जिसने मुझे मारा। उसने कुछ बार चिल्लाया, लेकिन वेटर और गार्ड बस स्थिर खड़े रहे। तुम क्या कर रहे हो? उसे पकड़ो, यंग मास्टर टाइलर ने धमकी दी। मेरे पिता एक उच्च अधिकारी हैं। अगर तुमने उसे पकड़ने में मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम सबको अपराधी बना दूंगा। दबाव में वेटर और गार्ड अनिच्छा से आगे बढ़े और मुझे घेर लिया। यंग मास्टर टाइलर ने अहंकार से व्यवहार किया। छोकरे, इंतजार करो जब तक तुम्हें जेल में न डाल दिया जाए। मैं तुम्हें मौत की कामना कराऊंगा। लेकिन ठीक इसी क्षण दूसरी मंजिल से एक आवाज गूंजी। मिस्टर ईथन को छूने की हिम्मत कौन करता है? ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज गूंजी और एक भव्य पोशाक पहने महिला नीचे उतर कर आई। ये क्लो कार्टर थी, कार्टर ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट। यंग मास्टर टाइलर दंग रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कार्टर परिवार की वारिस मेरे अपने परिवार द्वारा त्यागे गए व्यक्ति की रक्षा के लिए खड़ी होगी। क्लो कार्टर मेरी मेज पर आई और घोषणा की, ईथन आज रात मेरा विशिष्ट अतिथि है। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करता है, एक और शब्द कहे। वेटर और गार्ड तुरंत बिखर गए।
हंगामा देख रहे भोजन करने वालों ने भी सिर झुकाकर खाना शुरू कर दिया। किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। क्लो कार्टर ने फिर यंग मास्टर टाइलर की ओर देखा। यंग मास्टर टाइलर ने जल्दी से एक झूठी मुस्कान ला दी। कुछ नहीं, बस एक छोटी सी गलतफहमी। मैं अब चलता हूं। वह खिसक गया, लेकिन होटल से बाहर निकलते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। भीड़ के सामने पीटा जाना वह इसे जाने नहीं दे सकता था। हालांकि उसकी क्लो कार्टर को छूने की हिम्मत नहीं थी। मुझे गिरफ्तार करने का रास्ता खोजना उसके लिए हाथ फेरने जितना आसान था। उसने तुरंत एक फोन किया। पापा, पापा, मेरी मदद के लिए कुछ आदमी भेजिए, मुझे होटल में पीटा गया। क्लो कार्टर ने मुझसे माफी मांगी और फिर कहा, मिस्टर ईथन, आज रात मेरा परिवार मेरे दादाजी के लिए 80वें जन्मदिन की दावत दे रहा है। वे ऊपर हैं और आपसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए मिलना चाहते हैं। कृपया मेरे साथ आइए। आसपास के भोजन करने वालों ने यह सुना और वे बुरी तरह से ईर्ष्या करने लगे। वह आंतरिक घेरा ऐसा नहीं था जिसमें कोई भी बस घुस सके, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। जरूरत नहीं है। आज रात मैं एक पुराने सहपाठी से टकरा गया। मैं बस एक साधारण भोजन करना चाहता हूं, मैं परेशान नहीं होना चाहता। क्लो कार्टर ने सुसान की ओर देखा। देखा कि वह भी उतनी ही सुंदर थी जितनी वह खुद थी, और सोचा कि वह मेरी प्रेमिका हो सकती है, इसलिए उसने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। ठीक है, फिर आप दोनों जो चाहें ऑर्डर करें, यह मेरी तरफ से है। यहां बाकी के 10 लाख हैं। उसने एक बैंक कार्ड पेश किया। मैंने कार्ड की ओर देखा लेकिन उसे नहीं लिया। कहा, मैं ये पैसा नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक मदद करो। यंग मास्टर टाइलर को अपनी कंपनी से निकाल दो और मेरे दोस्त को उसकी मैनेजर की जगह दे दो। क्या यह ठीक है? क्लो कार्टर चकित रह गई और सुसान की ओर देखा। सुसान भी दंग रह गई। वह अभी जो हुआ उससे उभरी भी नहीं थी, और अब उसने मुझे उसके लिए नौकरी का इंतजाम करते और यंग मास्टर टाइलर की जगह लेते हुए सुना, इससे कम नहीं। यह एक सपने जैसा लग रहा था। क्लो कार्टर ने सुसान से कुछ सवाल पूछे और सुसान ने धारा प्रवाह जवाब दिया। ठीक है, कल कंपनी को रिपोर्ट करना। क्लो कार्टर सहमत हो गई। थोड़ी देर बात करने के बाद वह वापस ऊपर चली गई। इस बिंदु पर शांत लॉबी फुसफुसाहटों से गूंज उठी। क्या वेंस परिवार के सबसे बड़े बेटे को सच में निर्वासित कर दिया गया था? वह अभी भी इतना ढाकड़ कैसे है? यहां तक कि कार्टर परिवार की वारिस भी उसे सम्मान देती है। सुसान चकित थी। ईथन, तुम कार्टर परिवार की वारिस को कैसे जानते हो? क्या तुम बहुत करीब हो? जब हम बात कर रहे थे, वेटर एक एक करके स्वादिष्ट व्यंजन लाए। कई व्यंजन जो मैंने ऑर्डर नहीं किए थे, स्पष्ट रूप से क्लो कार्टर द्वारा व्यवस्थित किए गए थे। हमने साथ में खाना खाया और बातें की। अचानक लॉबी में फिर से शोर मचने लगा। हे भगवान, देखो कौन आ रहा है। ये कार्टर परिवार के मुखिया ओल्ड मास्टर कार्टर हैं। मैंने ऊपर देखा और दूसरी मंजिल से लोगों के एक समूह को नीचे आते देखा। उनका नेतृत्व एक चांदी जैसे सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था, जिसका चेहरा गुलाबी था और हाथ में शराब का गिलास लिए वह मेरी ओर बढ़ रहा था। तुम ईथन हो, है ना? मेरी छोटी बच्ची को आज बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए जाम टकराने आया हूं। ओल्ड मास्टर कार्टर, जो कार्टर परिवार के मुखिया हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने नीचे आए। इस दृश्य ने सभी को हक्का बक्का कर दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओल्ड मास्टर कार्टर कौन थे? वह कभी वित्त मंत्री थे, एक शीर्ष स्तर के अधिकारी। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, व्यापार की दुनिया में कदम रखा और अकेले ही कार्टर व्यापार साम्राज्य खड़ा किया। कार्टर परिवार की संपत्ति भले ही किसी देश के बराबर ना हो, लेकिन फिर भी पूरे देश में शीर्ष पर थी। जब वह अधिकारी थे तो वह शिखर पर पहुंचे। जब वह व्यवसायी बने तो वह सबसे अमीर लोगों में शामिल थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मुझ में ऐसा क्या खास था कि उनके जैसी हस्ती व्यक्तिगत रूप से मुझे जाम का प्रस्ताव देगी। केवल मैं शांत रहा और ओल्ड मास्टर कार्टर के चेहरे के रंग को देखता रहा। मैंने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह बूढ़े और कमजोर थे। उनकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और जेड बुद्ध की मूर्ति की नकारात्मक ऊर्जा उन पर हावी हो गई थी। भले ही वह बाहर से स्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन यह वास्तव में मृत्यु से ठीक पहले आने वाली चमक थी। मैंने भविष्यवाणी की कि 3 दिनों के भीतर उन्हें एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। तुम ईथन हो, है ना? ओल्ड मास्टर कार्टर ने कहा। क्लो ने मुझे सब कुछ बताया। अगर तुमने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता और जेड बुद्ध को ब्लैक ड्रैगन चुरा लेता। उन्होंने अपने पास रखी जेड बुद्ध की मूर्ति निकाली। आओ मिस्टर ईथन, मैं तुम्हारे नाम का जाम पीता हूं। धन्यवाद एल्डर कार्टर। मैंने अपना गिलास उठाया और उसे पी लिया। इसके बाद ओल्ड मास्टर कार्टर ने अपनी पोती क्लो को डांटने का नाटक किया। तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। आज मेरा 80वां जन्मदिन है और मिस्टर ईथन यहां हैं। तुमने उन्हें मजे में शामिल होने के लिए ऊपर क्यों नहीं बुलाया? क्लो कार्टर को बुरा लगा।
मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन मिस्टर ईथन एक पुराने सहपाठी से मिले और अपने दोस्त के साथ खाना खाना चाहते थे। ये ठीक है। ओल्ड मास्टर कार्टर मुस्कुराए। इसमें मुश्किल क्या है? दोनों को ऊपर बुलाओ। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। वह मेरी ओर मुड़े। तुम दोनों, आज मेरा 80वां जन्मदिन है। चूंकि तुम यहां हो, ऊपर आओ और जश्न में शामिल हो जाओ। आसपास के भोजन करने वाले बुरी तरह ईर्ष्या कर रहे थे। ओल्ड मास्टर कार्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया जाना वास्तव में बहुत बड़ी किस्मत थी। सभी ने सोचा कि अब मैं मना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा, जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं खाता जो मरने वाले हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। ओल्ड मास्टर कार्टर का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम कह रहे हो कि यह बूढ़ा आदमी मरने वाला है? मैंने चुप रहकर जवाब नहीं दिया, बस अपनी बात पर कायम रहा। ओल्ड मास्टर कार्टर ने ठंडी आह भरी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी आस्तीनें झटकी और चले गए। कार्टर परिवार के सदस्य तुरंत गुस्से में आ गए। मेरी ओर इशारा करते हुए चिल्लाने लगे, छोकरे, तेरी क्या औकात है कि तू ओल्ड मास्टर के जन्मदिन पर ऐसी बकवास करने की हिम्मत करे? क्लो कार्टर को भी उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। वो पूछना चाहती थी कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अपने दादाजी को सच में गुस्से में देख उसे उन्हें समझाने और शांत करने के लिए उनके पीछे भागना पड़ा। कार्टर परिवार के जाने के बाद हॉल में हंगामा मच गया। क्या यह बच्चा पागल है? ओल्ड मास्टर कार्टर के 80वें जन्मदिन पर ऐसा कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अभी ये गया काम से। सुसान ने मुझे हैरानी से देखा। ईथन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? क्या तुम्हारी कार्टर परिवार से कोई दुश्मनी है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। बेशक, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस सच बोल रहा था। इसे छोड़ो, चलो कहीं और खाना खाते हैं। मैं जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन ठीक इसी समय दो वर्दीधारी अधिकारियों ने मेरा रास्ता रोक लिया। क्या तुम ईथन हो? किसी ने तुम्हारे खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट की है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ स्टेशन चलो। सुसान घबरा गई। साफ था कि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति यंग मास्टर टाइलर था और उसके पिता एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। ये दोनों निश्चित रूप से टाइलर के पिता द्वारा भेजे गए थे। अगर मैं गिरफ्तार हो गया, भले ही मैं सही हूं, फिर भी बचना मुश्किल होगा। सुसान ने समझाने की कोशिश की। अधिकारियों, यहां जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अधिकारियों ने कहा, गलतफहमी हो या ना हो, हमें परवाह नहीं है। किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और हमारा काम गिरफ्तारी करना है। वे मुझे जबरदस्ती ले जाने लगे। मैंने शांति से सुसान से कहा, तुम पहले घर जाओ। मैं उनके साथ जाऊंगा और सब कुछ साफ कर दूंगा। चिंता मत करो, सब ठीक है। ये देख कि मुझे स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं है, सुसान और भी चिंतित हो गई। ठीक कैसे हो सकता है? ये टाइलर और उसके पिता द्वारा बिछाया गया जाल है। अगर तुम बंद हो गए तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह जोर से बोले। उसे डर था कि वह खुद भी इसमें न फंस जाए। वह बेबसी से मुझे पेट्रोल कार में बिठाते हुए देखती रही। मैं क्या करूं? सुसान घबराहट में इधर उधर टहलने लगी। एक ही रास्ता है कि मैं अपने पापा से मदद मांगूं। उसके पिता भी सरकार में काम करते थे, लेकिन बहुत छोटे पद पर। भले ही उम्मीद कम थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। इस बीच मुझे जल्दी से स्टेशन ले जाया गया। अंदर चलो। तुम्हारी यंग मास्टर टाइलर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें बाद में भुगतना पड़ेगा। हम तीनों अभी साइड डोर से दाखिल ही हुए थे कि अचानक हमारी मुलाकात सामने से आ रहे एक युवक से हुई। भाइयों, देर रात तक काम कर रहे हो, है ना? युवक ने पूछा। दोनों अधिकारियों ने जल्दी से झुककर सलाम किया। प्रणाम यंग मास्टर। हमने मारपीट के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। युवक ने सिर हिलाया। ठीक है, ले जाओ। लेकिन जैसे ही हम पास से गुजरे, उसने मुझे उत्सुकता से देखा, फिर अचानक थम गया। महान नायक ईथन, क्या यह तुम हो? यंग मास्टर हेनरी, बहुत समय बाद मिले। मैं मुस्कुराया। हेनरी हैस बहुत खुश हुआ। महान नायक, वाकई ये तुम ही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। दोनों अधिकारी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं स्टेशन के यंग मास्टर को जानता हूंगा। निश्चित रूप से जब मैंने घटना सुनाई तो हेनरी हैस आगबूला हो गया। वह चीफ टेलर बहुत साहसी है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की हिम्मत कर रहा है। मैं इसकी रिपोर्ट अपने पिता को दूंगा और उसे नौकरी से निकलवा दूंगा। वह दोनों अधिकारियों की ओर मुड़ा और कहा, चीफ टेलर के बारे में, मैं इस आदमी की रक्षा कर रहा हूं। अगर कोई समस्या हो तो उसे कहना कि मुझसे आकर मिले। हेनरी हैस ने बोल दिया था। दोनों अधिकारी भला कैसे विरोध कर सकते थे? उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा। मैं हेनरी हैस की कार में क्यों बैठा? क्या हम अभी भी जेट ड्रैगन विला जा रहे हैं? उसने पूछा। मैंने उत्तर दिया, नहीं, फोंग हो माउंटेन विला। हेनरी हैस हैरान रह गया। महान नायक, आप जिस भी जगह जाते हैं वो बहुत आलीशान होती है। करीब आधे घंटे बाद उसने कार रोकी और विस्मय से शानदार विलाओं को देखने लगा। महान नायक,
क्या यह सच में आपका घर है? मुझे अपने तीसरे गुरु की बात याद आई। सबसे ऊंचा विला मेरा है, शायद वह वाला। मैंने इशारा किया। हेनरी हेस की आंखें फटी रह गईं। क्या वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी का क्लाउड टॉप ग्रैंडियोर विला नहीं है? ये न जानते हुए कि मैं मजाक कर रहा था या सच बोल रहा था, वो बस हंसा। धन्यवाद, मैंने हाथ हिलाया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वापस जाते समय हेनरी हेस को क्लो कार्टर का फोन आया। उसने ड्यूटी पर व्यस्त होने और उसके दादाजी के जन्मदिन की दावत में न आ पाने के लिए माफी मांगी। लेकिन क्लो कार्टर ने घबराहट में पूछा, यंग मास्टर हेनरी, क्या आप जानते हैं कि ईथन कहाँ है? वह अभी यहीं खाना खा रहा था, लेकिन जब मैं उसे खोजने नीचे गई तो वह चला गया था। क्या आप मेरे लिए पास के सुरक्षा कैमरे चेक कर सकते हैं? हेनरी हेस हंसा। तुमने सही व्यक्ति को फोन किया है। मैंने अभी अभी महान नायक को उसके घर छोड़ा है। क्या कोई इमरजेंसी है? क्या ब्लैक ड्रैगन ने फिर से परेशानी खड़ी की? जेड बुद्ध चुराने की कोशिश की? क्लो कार्टर जितना बोल रही थी उतनी ही चिंतित होती जा रही थी। आखिरकार वह रोने लगी। पहले ईथन ने कुछ अजीब बातें कही थीं। हम समझ नहीं पाए, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप मेरे दादाजी अचानक बेहोश हो गए। यंग मास्टर हेनरी, कृपया मुझे बताएं कि वह कहाँ है? इस समय क्लाउड टॉप ग्रैंडियोर विला के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था, जैसे कि उसे लूट लिया गया हो। मैं अंदर गया और देखा कि एक सफेद नाइट गाउन पहने एक दुबली पतली लड़की भूत की तरह दिख रही थी। तुम बेला व्हाइट हो, भाई व्हाइट की छोटी बहन, है ना? मैं धूल भरी सोफे पर लापरवाही से बैठ गया। अपने भाई का जिक्र सुनकर बेला व्हाइट की बेजान आंखों में रोशनी की एक झलक चमकी। तुम कौन हो? मेरे भाई ने तुम्हें यहां क्यों भेजा? मैं सीधे मुद्दे पर आया। मैं ईथन हूं, तुम्हारे भाई का जेल का साथी। मैं तुम्हारे परिवार को फिर से खड़ा करने में मदद करने आया हूं। लेकिन बेला व्हाइट उदासीन रही। फिर से खड़ा करना बेकार है। क्या तुम जानते हो मेरा भाई क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं था। उसने जो कुछ भी बनाया वह रेत का बना महल था। मैं मुस्कुराया। तो तुम्हें इस बात की चिंता है? चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास सहारा है। बेला व्हाइट ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। सहारा कहाँ है? मैंने अपनी ओर इशारा किया। अब से मैं तुम्हारे परिवार का सहारा हूं। बेला व्हाइट की निराशा साफ झलक रही थी। उसे लगा कि मैं बस डींगे हाँक रहा हूं। मैंने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और जगह का मुआयना करने के लिए खड़ा हो गया। बत्तियां टूटी हुई हैं। ये जगह खंडहर बन गई है। ये सब ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे भाई ने कहा था कि यहां सब कुछ सुरक्षित है। मुझे लगा कि तुम अच्छे से रह रही हो, लेकिन यह तो बहुत बुरा हाल है। बेला व्हाइट ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक इसी समय दरवाजे के बाहर से शोर आया। मैंने बाहर देखा तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग जमा थे। उनका नेतृत्व एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी कर रहा था, जो आदेश दे रहा था। तुम दूसरी मंजिल पर जाओ। तुम बेसमेंट में जाओ। जो भी कीमती चीज मिले उसे ढूंढो, तुम्हें इनाम मिलेगा। वह आदमी अंदर आया। उसने मुझे देखा और हैरान हुआ। ओह, आज कोई पहले ही यहां पहुंच गया। क्या कोई खजाना मिला भाई? मुझे समझ आ गया। कोई नहीं, ये जगह लूटी हुई लग रही है। पता चला कि सच में गुंडे यहां सामान चुराने आते हैं। मैंने पूछा, वे कौन हैं? वे लेनदार हैं। बेला व्हाइट ने उत्तर दिया, जैसे वह इस दृश्य की आदी हो गई हो। उन्होंने मेरे भाई की कंपनी में बहुत पैसा लगाया था। कंपनी दिवालिया हो गई, संपत्ति जब्त कर ली गई और कुछ भी नहीं बचा। मेरे भाई को न पाकर वे यहां कर्ज की भरपाई के लिए चीजें लेने आते हैं। मैं गुस्से में था। तुमने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्या किसी को परवाह नहीं है? बेला व्हाइट उदासीन थी। कर्ज चुकाना ही पड़ता है, यही सिद्धांत है। मेरे भाई का कर्ज मेरा कर्ज है। उन्हें जो चाहिए ले जाने दो। मैं गुस्सा नहीं होना चाहता था, बस शांति से सब देखता रहा। लेकिन क्योंकि इस जगह को कई बार लूटा जा चुका था, वह मध्यम आयु वर्ग का आदमी बहुत से लोगों को लाने के बावजूद कुछ भी कीमती नहीं ढूंढ पाया। वह हताश हो गया। धिक्कार है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी का घर और इतना कंगाल, एक गिरजाघर के चूहे जैसा गरीब। इसमें से तेल की एक बूंद भी नहीं निचोड़ी जा सकती। वह बेला व्हाइट की ओर मुड़ा। नन्ही बच्ची, तुमने कुछ खजाने छिपाए हैं। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि वे कहां छिपे हैं? बेला व्हाइट शांत रही। तुम्हें जो चाहिए ले लो, सब कुछ यहीं है। लेकिन वह आदमी दुष्टता से मुस्कुराया। क्या होगा अगर मैं कर्ज की भरपाई के लिए तुम्हें ही ले जाऊं? बेला व्हाइट कांप उठी। तुम्हारे भाई पर ट्रॉय परिवार का बहुत पैसा बकाया है। इस तरह के कुछ खिलौने लेने से उसकी भरपाई नहीं होगी। तुम अब बड़ी हो गई हो और दिखने में भी अच्छी हो। क्यों ना खुद को किसी कोठे पर बेच दो और धीरे धीरे कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाओ। उसने लड़की को पकड़ने के लिए हाथ हिलाया। इसे ले जाओ। आज रात मैं इसे सबक सिखाऊंगा। इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। गुंडे बेला व्हाइट को घेरते हुए आगे बढ़े और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। बेला व्हाइट घबरा गई। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे मत छुओ। वह आदमी ठंडी हंसी हंसा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए।
जैसे ही उनके हाथ बेला व्हाइट के चेहरे को छूने वाले थे, मैं बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक गुंडे की कलाई पकड़कर जोर से दबा दी। छटाक! हड्डियां टूटने की आवाज गूंजी। मैं बेला व्हाइट के सामने खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो या तुमने पहले क्या किया है, लेकिन आज से मैं क्लाउड टॉप ग्रैंड विला का नया मालिक हूं। यहां की हर चीज बेला व्हाइट समेत मेरी है। जो इसे छुएगा वह मरेगा। इस बयान ने सभी को दंग कर दिया। वह मध्यम आयु वर्ग का आदमी गुस्से में हंसा और अपने दांत पीसते हुए बोला, बड़ी बातें। यहां तक कि मैं भी इस जगह का मालिक होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम अभी आए हो और कब्जा करना चाहते हो। देखते हैं तुम में कितनी काबिलियत है। उसने हाथ हिलाया। तुम सब जाओ, इस लड़के को सबक सिखाओ। 7-8 गुंडे अपनी संख्या के भरोसे आगे बढ़े, ये सोचकर कि वे मुझे आसानी से गिरा देंगे। लेकिन मैंने सिर्फ एक मुक्का मारा और पूरा समूह बेजान होकर गिर पड़ा। एक दानव देवता की तरह मैं कदम दर कदम उस आदमी की ओर बढ़ा। "त- तुम कौन हो?" वह डर गया था। उसे शक होने लगा था कि मैं इंसान भी हूं या नहीं। मैंने जवाब नहीं दिया, बस पूछा, जो मैंने अभी कहा, क्या तुम्हें याद है? याद है, मुझे याद है। उसने पागलों की तरह सिर हिलाया। अगर याद है तो यहां से दफा हो जाओ। जो कुछ भी तुम यहां से ले गए हो उसे सही सलामत वापस लाओ। अगर एक भी चीज कम हुई तो मैं मुआवजे के तौर पर तुम्हारा सिर ले लूंगा। वह आदमी लड़खड़ाते हुए विला से बाहर निकला और पहाड़ी के नीचे तक भागा, जोर जोर से हांफते हुए। कमीने छोकरे, तुम्हें लगता है कि तुम लड़ने में बहुत अच्छे हो। लड़ने से क्या होता है? 10 आदमी तुम्हें नहीं हरा सकते तो मैं 100 बुलाऊंगा, 1000 बुलाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। ट्रॉय परिवार पास में ही था। वह आदमी तुरंत और गुंडों को विला बुलाने के लिए घर चला गया। बेला व्हाइट धीरे धीरे सदमे से उबर गई। उसे एहसास हुआ कि मैं सक्षम हूं, कम से कम लड़ने में। लेकिन उसने फिर भी कहा, तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें इसमें फंसाना नहीं चाहती। भागो। मैंने पूछा, क्या वह आदमी अभी बहुत शक्तिशाली था? वह टॉमी ट्रॉय है। ट्रॉय परिवार राजधानी में दूसरे दर्जे का परिवार हुआ करता था। मेरे भाई की बदौलत वे पहले दर्जे के बन गए। उनका घर पास में ही है। अगर तुम अभी नहीं गए तो जब वे वापस आएंगे तुम बच नहीं पाओगे। मैंने शांति से उत्तर दिया, उन्हें आने दो, मैं इंतजार करूंगा। लगभग 15 मिनट बाद गेट के बाहर कारों के इंजनों की आवाज गूंजी। बेला व्हाइट खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। बाहर गुंडों की 3 परतें विला को घेरे हुए थीं। वह लड़का कहाँ है? बेहतर होगा कि भागा ना हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने सख्त हो। टॉमी ट्रॉय, जिसे मैंने अभी डराकर भगाया था, अब एक विजयी मुस्कान के साथ वापस आया था और गुंडों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए आक्रामक रूप से विला में घुस गया। मुझे अभी भी शांति से बैठे देख टॉमी ट्रॉय थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि मैं बहुत दूर भाग गया हूंगा, लेकिन तुरंत बाद वह ठंडी हंसी हंसा। लगता है तुम्हें नहीं पता कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। आज मैं तुम्हें इसका अनुभव कराऊंगा। विला में 100 से अधिक गुंडे जमा हो गए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में लोहे का पाइप था, जो भयानक और दुष्ट दिख रहे थे। टॉमी ट्रॉय ने उकसाया, क्या तुम लड़ने में अच्छे नहीं थे? मैं 100 भाई लाया हूं, क्या इतना काफी है? अगर नहीं तो मेरे पास बाहर 100 और हैं। उसे पूरा विश्वास था कि 100 आदमी मुझे हराने के लिए काफी हैं। बेला व्हाइट डर के मारे पीछे हट गई। मैंने तुमसे तुरंत चले जाने को कहा था। अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। मैं धीरे से खड़ा हुआ और उसे दिलासा दिया, डरो मत, मैं अभी उन सबको भगा दूंगा। इस बात पर गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे। छोटी बच्ची, घुटनों के बल बैठ जाओ और दया की भीख मांगो। बाद में हम तुम्हारे साथ नरमी बरतेंगे। लेकिन उकसावे का सामना करते हुए मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं कदम दर कदम आगे बढ़ा। जब दूरी 10 मीटर रह गई तो मैं बिजली की कौंध में बदल गया और भीड़ में घुस गया। मैं जहां से भी गुजरा, लोग और घोड़े गिरते चले गए। गुंडे घबरा गए, अपने हथियार फेंक दिए और चारों दिशाओं में भागने लगे। टॉमी ट्रॉय की आंखें आतंक से फटी की फटी रह गईं। वह मुझे अपनी ओर आते देख रहा था। वे चीजें कहाँ हैं जिन्हें मैंने वापस करने के लिए कहा था? तुम केवल लोग लाए हो, सामान नहीं, मैंने पूछा। टॉमी ट्रॉय कांपने लगा। म मैं भूल गया। मैं वापस जाकर तुरंत उन्हें तैयार करूंगा। वह भागने के लिए मुड़ा। चूंकि तुम यहां आ ही गए हो, तो क्या तुम अभी भी जाना चाहते हो? मेरी आवाज मौत की तरह ठंडी थी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम खाली हाथ आए। खैर, इस बार ट्रॉय परिवार को तुम्हारी रिहाई के लिए 10 अरब तैयार करने होंगे। उन्हें अभी फोन करो। इस बीच ट्रॉय परिवार की हवेली में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी चाय पी रहा था जब उसे एक फोन आया। यह जानकर कि उसका सबसे छोटा बेटा पकड़ लिया गया है, उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने दूसरे व्यक्ति को फोन किया।
मास्टर वेन, मेरे परिवार पर बड़ी मुसीबत आ गई है। लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद मास्टर वेन, जिनका ओल्ड मास्टर ट्रॉय ने जिक्र किया था, आखिरकार पहुंच गए। ओल्ड मास्टर ट्रॉय ने जल्दी से स्थिति समझाई। मास्टर वेन हंसे। ओल्ड मास्टर ट्रॉय, चिंता न करें, ये सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है, डरने की कोई बात नहीं है। मार्शल आर्ट कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वे तेज चाकुओं से डरते हैं और तेज चाकू जादू के मंत्रों का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने अपना हाथ हिलाया। स्टडी रूम की कुर्सियां, मेज और किताबें हवा में ऐसे तैरने लगीं जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो। ओल्ड मास्टर ट्रॉय चकित रह गए। मास्टर वेन सच में एक देवता है। मास्टर वेन जोर से हंसे और ओल्ड मास्टर ट्रॉय को खींचा। चलिए, इस मामूली बात के लिए चलते हैं, मैं अकेला ही काफी हूं। आधे घंटे बाद क्लाउड टॉप ग्रैंड विला में टॉमी ट्रॉय ने अपने पिता को आते देखा और उसके दिल को राहत मिली। अपने पिता के बगल में मास्टर वैन को देखकर वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया। उसने देखा था कि मास्टर वैन कितने शक्तिशाली थे। एक सच्चा धर्म मास्टर, जिसका उपनाम वेंस है। भले ही तुम्हारे पास 100 आदमियों से लड़ने की ताकत हो, लेकिन जादू के मंत्रों को नियंत्रित करने वाले मास्टर के सामने तुम कुछ नहीं हो। इस बार तुम मर चुके हो। मैंने उन 2 आदमियों पर एक नजर डाली। मेरी आंखें ट्रॉय परिवार के रक्षक मास्टर वैन पर रुक गईं। सावधान रहें, यह व्यक्ति एक साधक भी है, बेला विहाइट ने धीरे से चेतावनी दी। मैंने सिर हिलाया। मेरा सबसे बड़ा गुरु कभी एक शिखर शक्ति था जो स्वर्गीय परीक्षा से बच गया था, लेकिन वह असफल रहा। अपना मानसिक संतुलन खो दिया, निर्दोष लोगों को मार डाला, उसकी साधना छीन ली गई और उसे लैमहॉ जेल में बंद कर दिया गया। मास्टर वेन को देखते हुए मैंने देखा कि वह भी मुझे देख रहा था, लेकिन वह मेरे शरीर में किसी क्यू आई को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, या तो मैं एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट हूं, या मेरी साधना उसकी तुलना में बहुत अधिक है। मेरी उम्र को देखते हुए उसे यकीन था कि यह पहला वाला मामला है। मास्टर वेन आगे बढ़े। जब तक तुम घुटने टेककर ट्रॉय परिवार से माफी नहीं मांगते और अब से उनके लिए काम नहीं करते, मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा। उसकी आंखों में कार्रवाई करने वाले धर्म मास्टर की शक्ति के साथ उसने सोचा कि मैं या तो मर जाऊंगा या गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा और मुझे घुटने टेककर दया की भीख मांगनी चाहिए। लेकिन मैंने उत्तर दिया, बहुत बकवास है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे मोलभाव कर सकते हो? क्या तुम पैसे लाए हो? एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, वरना मत सोचना कि यहां से कोई भी जीवित बाहर जाएगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर टॉमी ट्रॉय चिल्लाया, कमीने छोकरे, अभी भी सख्त बन रहे हो? मास्टर वेन, जल्दी करो और इसे सबक सिखाओ। मेरे पिता ने भी कहा, मास्टर वेन, अब समय आ गया है कि इस बच्चे को ट्रॉय परिवार की शक्ति दिखाई जाए। फिर मास्टर वेन ने सिर हिलाया। तुम मौत को दावत दे रहे हो? आज यह बूढ़ा आदमी तुम्हारी आंखें खोल देगा। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी पीठ पर रखी लकड़ी की तलवार उड़कर बाहर आ गई और हवा में तीर की तरह मंडराने लगी। बेला व्हाइट बहुत डर गई थी। ये किंवदंतियों का एक साधक है। उसे याद आया कि जब उसके भाई ने अपना व्यवसाय शुरू किया था तो अजीब लोग उसके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन उसके भाई को केवल पैसे से प्यार था और उसे रहस्यमयी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब मास्टर वेन की जादुई शक्ति को देखकर उसे पछतावा हुआ। अगर व्हाइट परिवार ने ऐसे लोगों को काम पर रखा होता तो क्या परिणाम अलग होता। मास्टर वेन ने तलवार छोड़ी, लेकिन हमला करने के लिए जल्दबाजी नहीं की। वह मुझे घबराते हुए देखना चाहता था, लेकिन मैं शांत रहा। डर के मारे जम गए है ना? वह चिल्लाते हुए उपहास करने लगा। लकड़ी की तलवार आगे बढ़ी और मेरी छाती से बस एक हाथ की दूरी पर रुक गई। इस दृश्य ने सभी को दंग कर दिया। मास्टर वेन ने गहरी सांस ली। शरीर की रक्षा करने वाली सार प्रकाश, ये कैसे संभव है? मैंने अपना हाथ उठाया और तलवार को झटका दिया। छटाक! लकड़ी की तलवार चकनाचूर हो गई। मास्टर वेन को झटका लगा। वह 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया। लगभग खून थूकने ही वाला था। एक मामूली धर्म मास्टर और तुम्हारी अहंकार करने की हिम्मत मेरे सामने। मैंने हस्त मुद्राएं बनाई। हमारे चारों ओर गड़गड़ाहट गूंज उठी। आज मैं तुम्हें अपना संप्रदाय दिखाता हूं। मैंने अपना हाथ उठाया जैसे बिजली खींच रहा हूं। छी को जड़ मानकर जादू परमात्मा से जुड़ता है। तुम एक आकाशीय गुरु हो। मास्टर वेन आतंकित था। तुम्हारा गुरु कौन है? तुम कौन सी दिव्य सत्ता हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ते हुए कहा, प्रहार! आकाश से गड़गड़ाहट का एक विशाल हाथ नीचे आया, जिसने मास्टर वेन को बिजली की चपेट में ले लिया। उसने ऊपर देखा। उसका मुंह खुला रह गया। उसका पूरा शरीर झलकर काला हो गया और वह नीचे गिर पड़ा। जीवित है या मर गया पता नहीं। बेला व्हाइट की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। व्हाइट परिवार के पुनरुद्धार की लौ जल उठी। ट्रॉय परिवार के सदस्य बुरी तरह डर गए। यह बच्चा किस तरह का राक्षस है? ओल्ड मास्टर ट्रॉय घबराहट में थूक निकलने लगा, कांपते हुए। मुझे नहीं पता,
टॉमी ट्रॉय को कष्ट हुआ। उसका इरादा हमेशा की तरह लूटपाट करने का ही था। किसे पता था कि उसकी मुलाकात मेरे जैसे जीवित यमराज से होगी। मुझे अपनी ओर आते देख उसे अपने पिता की याद आई। पैसे? क्या तुम पैसे लाए हो? नहीं, मैं नहीं लाया। ओल्ड मास्टर ट्रॉय घबरा गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, पैसे कहाँ हैं? ओल्ड मास्टर ट्रॉय हकलाते हुए बोला, मां, मैं जल्दी में था, मैं उन्हें तैयार करना भूल गया। तो और लोगों को बुलाओ, इस बार 20 अरब तैयार करो, मैंने कहा। 20 अरब? ओल्ड मास्टर ट्रॉय डर गया। उसने अपना संबोधन बदल लिया। मिस्टर, नहीं, महान अमर, क्या हम मोलभाव कर सकते हैं? मैं 20 अरब दूंगा, लेकिन कृपया मुझे इसके लिए कुछ दिनों का समय दें। एक रात में इतना पैसा जुटाना असंभव है। बेला व्हाइट ने बीच में टोकते हुए कहा, वह सही कह रहा है। रात के समय इतना पैसा जुटाना मुश्किल होता है। ट्रॉय परिवार को 3 दिन का समय दो। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूं, लेकिन ब्याज 1 अरब प्रतिदिन होगा। ओल्ड मास्टर ट्रॉय ने दांत पीसते हुए सहमति दे दी। अगली सुबह मैं नाश्ते के लिए नीचे गया। इससे पहले कि मैं खत्म करता, 2 परिचित आ पहुंचे, हेनरी हेस और क्लो कार्टर। मिस्टर ईथन। मुझे देखकर क्लो कार्टर शर्मिंदा लग रही थी, क्योंकि कल रात उसके दादाजी मेरे खिलाफ हो गए थे। अब वह भीख मांगने आई थी। उसके चिंतित चेहरे को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि यह शायद उसके दादाजी के बारे में है। सीधी बात करो, मैंने कहा। क्लो कार्टर ने बताया कि उसके दादाजी कल रात बेहोश हो गए थे। मिस्टर ईथन, कल आपने कहा था कि मेरे दादाजी मरने वाले हैं। आपका असल में क्या मतलब था? मेरा वही मतलब था जो मैंने कहा था, मैंने खाते हुए जवाब दिया। वह 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। क्लो कार्टर और हेनरी हेस डर गए। ये कैसे संभव है? मेरे दादाजी स्वस्थ हैं। वह अचानक कैसे चले जाएंगे? मैंने आह भरी। मैंने तुम्हें कल ही कारण बताया था। वह जेड बुद्ध की मूर्ति है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्लो कार्टर को पसीना आ गया। जिस जन्मदिन के उपहार को खरीदने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वही वास्तव में अपराधी था जो उसके दादाजी को नुकसान पहुंचा रहा था। हेनरी हेस ने लंबी सांस ली। महान नायक, इतना महत्वपूर्ण मामला, आपने पहले इसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझाया? मैं ठंडा होकर मुस्कुराया। मैंने पहली बार मिलते ही यह बात कही थी, लेकिन क्या किसी ने मुझ पर विश्वास किया? सच अक्सर कड़वा होता है। क्लो कार्टर ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मिस्टर ईथन, आप बहुत कुछ जानते हैं। क्या आपके पास मेरे दादाजी को बचाने का कोई तरीका है? मेरे पास है, मैंने उत्तर दिया। लेकिन मेरे गुरु का एक नियम है, एक व्यक्ति को बचाओ, एक व्यक्ति को मारो, एक को बचाओ, एक को मारो। एक अजीब नियम जिसने सभी को एक विचित्र व्यक्ति की याद दिला दी, खूंखार दिव्य डॉक्टर। मैं मन ही मन मुस्कुराया। लगता है मेरे गुरु की ख्याति काफी ज्यादा है। यह अच्छी है या बुरी, यह इस पर निर्भर करता है कि कौन क्या सोचता है। मेरे दादाजी को बचाने के लिए क्या हमें किसी निर्दोष व्यक्ति को मारना होगा? क्लो कार्टर कशमकश में थी। मैंने सिर हिलाया। सही कहा, जान बचाना स्वर्ग के खिलाफ जाना है। तुम्हारे दादाजी को बचाने के लिए किसी को उनके स्थान पर मरना होगा। बेला व्हाइट ने बीच में टोकते हुए कहा, ओल्ड मास्टर कार्टर वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त को नियंत्रित करते थे। अब भले ही सेवानिवृत्त हैं, लेकिन उनके शिष्य हर जगह हैं। यदि व्हाइट परिवार फिर से व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो कार्टर परिवार मदद कर सकता है। लेकिन क्लो कार्टर ने जल्दी से कहा, जब तक आप मेरे दादाजी को बचाते हैं और यह कानून नहीं तोड़ता, कार्टर परिवार आपका पूरा समर्थन करेगा। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर खड़ा हो गया। ठीक है, चलो पहले तुम्हारे दादाजी की स्थिति देखते हैं। क्लो कार्टर बहुत खुश हुई। हेनरी हेस बुदबुदाया, क्या आपने नहीं कहा था कि नियम तोड़ा नहीं जा सकता? मैं हल्का सा मुस्कुराया। नियम पत्थर की लकीर नहीं होते, लोग जीवित हैं। कभी कभी कुछ और लोगों को बचा लेना चाहिए। यमराज आंखें मूंद लेंगे और बुरा नहीं मानेंगे। जल्द ही हम राजधानी के फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंचे। दादाजी कैसे हैं? मैं उन्हें ठीक करने के लिए एक दिव्य डॉक्टर लाई हूं। जैसे ही क्लो कार्टर अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई, उसने खुशखबरी सुनाई। अस्पताल के बिस्तर के पास कार्टर परिवार के कई वंशज जमा थे। क्लो कार्टर को एक दिव्य डॉक्टर के बारे में बात करते हुए भागते हुए सुनकर कार्टर परिवार के बुजुर्गों ने भौहें सिकोड़ लीं। इससे पहले कि वे स्पष्ट रूप से कुछ पूछ पाते, उन्होंने मुझे अंदर आते देखा और तुरंत मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया। ये वही छोकरा है जिसने कल ओल्ड मास्टर को श्राप दिया था। इसकी मनहूस जुबान की वजह से ही ओल्ड मास्टर बीमार पड़े। इसकी अभी भी आने की हिम्मत हुई। थॉमस कार्टर, जो क्लो कार्टर के सबसे बड़े चाचा थे, अपनी आस्तीनें चढ़ाकर मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। क्लो कार्टर ने समझाने के लिए जल्दी से कदम आगे बढ़ाया। कल मिस्टर ईथन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने देखा था कि दादाजी गुजरने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास दादाजी को बचाने का एक तरीका है। क्लो कार्टर की इन बातों पर पूरे कार्टर परिवार ने उसका मजाक उड़ाया।
यहाँ तक कि फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के कई विशेषज्ञ भी लाचार हैं। तुम्हारे जैसा छोकरा क्या कर सकता है? शायद इसके पास केवल ओल्ड मास्टर को मारने का तरीका है। कार्टर परिवार के बड़े बेटे थॉमस कार्टर अभी भी मेरे प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण थे। इस समय क्लो कार्टर के पिता माइकल कार्टर बोले, क्लो, अब और परेशानी खड़ी मत करो। डायरेक्टर क्लार्क अस्पताल पहुंच चुके हैं। उनके बगल में जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा डॉक्टर हैं, वे दिव्य डॉक्टर लियोनार्ड हैं। तुम्हारे दादाजी की जान केवल दिव्य डॉक्टर लियोनार्ड ही बचा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला। 50 या 60 की उम्र के दो आदमी अंदर आए। एक ने सफेद डॉक्टर का कोट पहना था, अस्पताल के डायरेक्टर क्लार्क। दूसरे ने पश्चिमी शैली के कपड़े पहने थे, वे डॉक्टर लियोनार्ड थे। डॉक्टर लियोनार्ड की राजधानी में बहुत प्रतिष्ठा थी। इस दृश्य को देखकर क्लो कार्टर को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने खुद को दोषी ठहराया कि वह बहुत चिंतित थी और डॉक्टर लियोनार्ड के बारे में भूल गई थी। कहा जाता था कि उनका एक्यूपंक्चर कौशल चमत्कारिक था, जया समझा, जो किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक करने में सक्षम था। हेनरी हेस भी बहुत खुश था। हमने डॉक्टर लियोनार्ड को आमंत्रित किया है, ओल्ड मास्टर निश्चित रूप से बच जाएंगे। क्लो कार्टर ने मुझसे झिझकते हुए कहा, मुझे खेद है मिस्टर ईथन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा परिवार डॉक्टर लियोनार्ड को आमंत्रित करेगा। मैंने आपको यहां बुलाकर आपका समय बर्बाद किया होगा। मैंने शांति से उत्तर दिया, ठीक है, पहले इन डॉक्टर लियोनार्ड को इलाज करने दो। अगर वह नहीं कर पाते तो मेरे लिए हस्तक्षेप करने में बहुत देर नहीं होगी। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि हर कोई स्पष्ट रूप से सुन सके। पूरा अस्पताल का कमरा हंगामे में डूब गया। क्या यह छोकरा पागल है? डॉक्टर लियोनार्ड के सामने बकवास करने की हिम्मत कर रहा है? डॉक्टर लियोनार्ड उन्हें ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम खुद को समझते क्या हो? डॉक्टर लियोनार्ड नाराज नहीं हुए। ओल्ड मास्टर कार्टर की नब्ज जांचने के लिए अस्पताल के बिस्तर की ओर बढ़े। जल्द ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला, गंभीर ठंड। माइकल कार्टर ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर लियोनार्ड, क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर लियोनार्ड मुस्कुराए। हालांकि बीमारी गंभीर है, लेकिन इस बूढ़े को खुद पर भरोसा है। 3 सुइयों के साथ मैं आपको एक स्वस्थ ओल्ड मास्टर कार्टर लौटा दूंगा। कार्टर परिवार ने बार बार उन्हें धन्यवाद दिया, लगभग डॉक्टर लियोनार्ड के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन ठीक इसी समय मैं जोर से उपहास में हंस पड़ा। तुम किस पर हंस रहे हो? थॉमस कार्टर ने गुस्से में घूरते हुए कहा, और मुझे बाहर निकालने के लिए किसी को बुलाने ही वाले थे। डॉक्टर लियोनार्ड ने हस्तक्षेप किया, क्या इस युवा मित्र की कोई अलग राय है? चूंकि आप चिकित्सा पेशे में हैं तो अपने मन की बात कहें, हम इस पर एक साथ चर्चा कर सकते हैं। मैंने उत्तर दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि डॉक्टर लियोनार्ड का चिकित्सा ज्ञान बहुत कम है। आप एक गंभीर ठंड और नकारात्मक ऊर्जा के बीच अंतर भी नहीं कर सकते। फिर भी आप बीमारियों को ठीक करने के बारे में जोर जोर से डींगे हाँकने की हिम्मत करते हैं। इस बयान ने पूरे कमरे को दंग कर दिया। डॉक्टर लियोनार्ड के चिकित्सा कौशल पर सार्वजनिक रूप से संदेह करने की मेरी हिम्मत वास्तव में साहसी थी। यहां तक कि डॉक्टर लियोनार्ड, जो आमतौर पर एक शांत व्यक्ति थे, थोड़े नाराज हो गए। तो आपकी राय में ओल्ड मास्टर की बीमारी का कारण क्या है? क्या यह नकारात्मक ऊर्जा है? मैंने उत्तर दिया, गंभीर ठंड और नकारात्मक ऊर्जा के कुछ लक्षण समान होते हैं, लेकिन बस एक शब्द का अंतर है, परिणाम कोसों दूर होते हैं। डॉक्टर लियोनार्ड अब और खुद को नहीं रोक सके। बकवास, कैसी नकारात्मक ऊर्जा? हम डॉक्टर हैं, चारों ओर नाचने वाले ऊंझा नहीं। लोगों को धोखा देने के लिए अवैज्ञानिक चीजों का उपयोग न करें। उन्होंने आगे कहा, तुमने मेरे चिकित्सा कौशल पर संदेह किया, आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। अगर 3 सुइयों के भीतर मैं ओल्ड मास्टर कार्टर की बीमारी को ठीक नहीं कर पाता, तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर लियोनार्ड ने अपनी एक्यूपंक्चर सुइयां निकाली। कार्टर परिवार की उम्मीद भरी नजरों के बीच अंततः उन्होंने पहली सुई सावधानी से चुभाई। तुरंत कोमा में पड़े ओल्ड मास्टर कार्टर ने अपनी आंखें खोल दी। उनका पीला चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। दादाजी जाग गए। सच में एक दिव्य डॉक्टर। बीमारी को ठीक करना एक देवता की तरह है। कार्टर परिवार खुशी से झूम उठा। डॉक्टर लियोनार्ड ने अहंकार से मेरी ओर देखा। कैसा रहा? साफ देखो। कार्टर परिवार भी शामिल हो गया और मांग करने लगा कि मैं घुटने टेकूं। क्लो कार्टर ने धीरे से मुझे माफी मांगने की सलाह दी, लेकिन मैं शांत रहा। डॉक्टर लियोनार्ड, आपने कहा कि आपने बीमारी ठीक कर दी, न कि उन्हें जगा दिया। एक अलग शब्द, बिल्कुल अलग अर्थ। मैं सही हूं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप दूसरी सुई चुभाने की हिम्मत करते हैं? डॉक्टर लियोनार्ड ने उपहास किया। मैं क्यों नहीं करूंगा? उन्होंने दूसरी सुई चुभाई। ओल्ड मास्टर कार्टर ने राहत की एक लंबी सांस ली। वह बिस्तर से उठने के इरादे से बैठ गए। डॉक्टर लियोनार्ड ने उन्हें जल्दी से रोका।
इंतजार करें जब तक मैं आपके शरीर से सारी ठंडी ऊर्जा बाहर ना निकाल दूं। बिस्तर से उठने में बहुत देर नहीं होगी। कार्टर परिवार ने जल्दी से उन्हें लेटने में मदद की। जब डॉक्टर लियोनार्ड तीसरी सुई लगाने के लिए तैयार हुए, तो मैंने उन्हें चेतावनी देने के लिए आवाज दी। यह है आखिरी सुई। अगर चुभाई गई तो एक महान स्वर्ण अमर भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। चुप रहो, थॉमस कार्टर चिल्लाया। छोकरे, तुम्हारी अभी भी बकवास करने की हिम्मत है। क्या तुम पिटना चाहते हो? इस बिंदु पर हेनरी हेस की राय भी मेरे बारे में बदल गई। यहां तक कि उसे आज सुबह क्लो कार्टर को मुझे ढूंढने के लिए लाने पर पछतावा भी हुआ। डॉक्टर लियोनार्ड आग बबूला थे। मैं यह सब एक साथ करूंगा। ओल्ड मास्टर कार्टर के शरीर से सारी ठंडी ऊर्जा बाहर निकाल दूंगा। देखते हैं तुम्हें क्या कहना है। मैंने उत्तर दिया, आप ठंडी ऊर्जा बाहर नहीं निकाल रहे हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज रहे हैं। बेतुका। यहां तक कि ओल्ड मास्टर कार्टर भी इसे सहन नहीं कर सके और चिल्लाए, इस छोकरे को बाहर निकालो, इसे कार्टर परिवार से ब्लैकलिस्ट कर दो। आपको मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, मैंने अस्पताल के कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। हेनरी हेस ने मुझे अकेले जाते देखा। वह रह नहीं पाया और मेरे पीछे आ गया। लेकिन इस बार क्लो कार्टर नहीं हिली। उसकी आंखों में गुस्से की हल्की झलक भी दिखाई दे रही थी। अस्पताल के कमरे के बाहर हेनरी हेस ने अपना सिर हिलाया। चलो महान नायक, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं स्थिर खड़ा रहा, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। 1 मिनट से भी कम समय में अंदर के लोग रोएंगे और मुझसे वापस आने की भीख मांगेंगे। हेनरी हेस हंसा। महान नायक, डॉक्टर लियोनार्ड स्पष्ट रूप से ओल्ड मास्टर को ठीक करने वाले हैं। अब कहने को क्या बचा है? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, अस्पताल के कमरे से चीखें और गालियां गूंज उठीं। दरवाजा झटके से खुला। क्लो कार्टर चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। ईथन, मेरे दादाजी को बचाओ, उनकी हालत फिर से गंभीर हो गई है। क्या? हेनरी हेस दंग रह गया। अस्पताल के कमरे के अंदर का दृश्य अराजक था। कार्टर परिवार पागल हो रहा था। उन्होंने डायरेक्टर क्लार्क से डॉक्टरों को बुलाने की भीख मांगी, जबकि डॉक्टर लियोनार्ड को एक झोला छाप डॉक्टर कहकर गालियां दे रहे थे, जिसने उनके मुखिया को मार डाला। डॉक्टर लियोनार्ड एक गलती करने वाले छात्र की तरह एक कोने में दुबक कर खड़े थे और बुदबुदा रहे थे। यह कैसे हो सकता है? क्या वह छोकरा सही था? नहीं, असंभव। क्लो कार्टर ने मुझे अस्पताल के बिस्तर की ओर खींचा। मिस्टर ईथन, मेरे दादाजी को बचाओ। ओल्ड मास्टर कार्टर बेजान पड़े थे। उनका पूरा शरीर कोयले जैसा काला पड़ गया था। उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वे बहुत दयनीय दिख रहे थे। डायरेक्टर क्लार्क ने अपना सिर हिलाया। व्यक्ति मर चुका है, उन्हें बचाने की कोशिश करना बेकार है। उन्हें गरिमा के साथ जाने दें, शरीर को परेशान न करें। माइकल कार्टर, जो अभी भी समझदार थे, जल्दी से मुझसे माफी मांगने आए। छोटे भाई, पहले हमने आपको गलत समझा। कृपया देखें कि क्या मेरे पिता को अभी भी बचाया जा सकता है। मुझे वास्तव में खेद है। मैं ठंडा होकर मुस्कुराया। अब जब वो मर चुके हैं तो आपको मेरी याद आई। बीमारी शुरू में गंभीर नहीं थी, लेकिन आपने एक झोला छाप को इसे बर्बाद करने दिया। मैंने पहले ही कहा था कि एक बार तीसरी सुई लग जाने के बाद भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते। कार्टर परिवार अंतहीन पछतावे से भर गया। क्लो कार्टर घुटनों के बल बैठ गई। मिस्टर ईथन, आप खूंखार दिव्य डॉक्टर के शिष्य हैं। आपके पास निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा, है ना? मैंने उत्तर दिया। आज आप लोग भाग्यशाली हैं कि मुझसे मिले। मैं खूंखार दिव्य डॉक्टर का शिष्य हूं। मुर्दों को जिंदा करना, नंगी हड्डियों पर मांस चढ़ाना, जब तक वह राख में नहीं बदल जाते, मैं तब तक उन्हें बचा सकता हूं। पूरा कमरा शांत हो गया। हर कोई मुझे विस्मय से घूर रहा था। अभी अभी क्या आपने नहीं कहा था कि भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते? मैंने सिर हिलाया। भगवान उन्हें नहीं बचा सकते, लेकिन मैं एक अपवाद हूं। डॉक्टर लियोनार्ड वास्तविकता में वापस आए, मुझे यह कहते हुए सुनकर कि मैं एक मृत व्यक्ति को बचा सकता हूं। उन्होंने अपना आपा खो दिया। एक मृत व्यक्ति फिर से जीवित कैसे हो सकता है? भले ही मैं असफल रहा, मुझे विश्वास नहीं है कि आप स्वर्ग और पृथ्वी को पलट सकते हैं, खासकर जब यह एक अभी अभी मृत हुआ शरीर है। मैं मुस्कुराया। सब लोग पीछे हटें, मैं उन्हें बचाना शुरू करूंगा। डायरेक्टर क्लार्क ने मुझे खाली हाथ देखकर पूछा, छोटे भाई, क्या आपको किसी उपकरण या औजार की जरूरत है? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे परेशान न करें, मैंने उत्तर दिया। हाँ, दिखावा कर रहा है, डॉक्टर लियोनार्ड ने हाथ बांधकर कहा। उन्हें यकीन नहीं था। मैं देखना चाहता हूं कि आप एक मृत व्यक्ति को कैसे बचाते हैं। डायरेक्टर क्लार्क भी उत्सुक थे। अगर मैं खाली हाथ एक मृत व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकता, तो यह वास्तव में एक चिकित्सा चमत्कार होता। मैंने ओल्ड मास्टर कार्टर की ओर देखा, जो ऐसे लग रहे थे जैसे कोयले के ढेर में लुढ़क गए हों। उनके चेहरे पर खून का कोई निशान नहीं था। एक दयनीय मृत्यु, नकारात्मक ऊर्जा के फटने का परिणाम। मैंने एक उंगली उठाई, अपनी उंगली की नोक पर
सफेद लौ की तरह नाचती हुई की की एक धारा को प्रवाहित किया। सुइयों के रूप में की का उपयोग। डॉक्टर लियोनार्ड ऐसे डर गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। डायरेक्टर क्लार्क ने धीरे से पूछा, डॉक्टर लियोनार्ड, सुइयों के रूप में की का उपयोग करने का क्या मतलब है? डॉक्टर लियोनार्ड ने अपनी एक्यूपंक्चर सुइयां निकाली और समझाया, मैं सुई में संघनित करने और सुई के माध्यम से इसे प्रवाहित करने के लिए की का उपयोग करता हूं। वह अधिकांश डॉक्टरों की एक्यूपंक्चर पद्धति है। लेकिन उन्होंने कांपते हुए मेरी ओर इशारा किया। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वह की को संघनित करने के लिए केवल अपनी उंगली का उपयोग करता है। वह सुइयों के रूप में की का उपयोग कर रहा है। पूरे महान शिया में जो लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। इस क्षण मेरी की पूरी तरह से संघनित हो गई थी, क्योंकि एक मृत व्यक्ति को बचाने में अधिक समय लगता है। मैंने ओल्ड मास्टर कार्टर की छाती पर कई एक्यू पॉइंट्स को थपथपाया। नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से उनका रंग धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। दादाजी बेहतर हो रहे हैं। कार्टर परिवार उत्साह से झूम उठा। एक पल में मैंने लगातार 9 सुइयों के बराबर प्रहार किए, जिससे उनके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई। अंत में मैंने उनकी भ्रिकुटी को छुआ कि उनके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। ओल्ड मास्टर कार्टर ने एक गहरी सांस ली। एक तड़पती मछली की तरह झटके से सीधे बैठ गए, अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। कार्टर परिवार खुशी के आंसू रोने लगा और बिस्तर की ओर दौड़ा। ओल्ड मास्टर कार्टर भ्रमित दिख रहे थे। उनकी याददाश्त उस क्षण रुक गई थी जब डॉक्टर लियोनार्ड ने तीसरी सुई चुभाई थी। उन्हें अभी भी लगा कि डॉक्टर लियोनार्ड ने उन्हें बचाया है। अपने वंशजों से जो हुआ उसकी कहानी सुनकर उन्होंने शर्मिंदगी के साथ मेरी ओर देखा। छोटे भाई, ये बूढ़ा मूर्ख ही था जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। थॉमस कार्टर आगे बढ़े और माफी मांगने के लिए अपना सिर झुकाया।